नमस्ते मित्रों, इतिहास लोक में आपका स्वागत है। हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते करते हम बलबन के वंश के पतन तक आ गए थे। हमने देखा कि बलबन की मौत के बाद उसके वंश की बहुत दुर्गति हुई। एक नई घटना भी घटी कि बाप के जिंदा रहते बेटे को सुल्तान बनाया गया। 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक का जो कालखंड है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, यह कालखंड गुलामों के शासन के नाम से जाना जाता है। ये जो सुल्तान बने इस कालखंड में, ये गुलामों के वंश के ही थे। आपने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन, इन तीन सुल्तानों को यदि आप अलग कर दें तो पूरा ये जो गुलामों का काल है, यह काल सरदारों की राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है। इन तीन के अलावा यदि कोई सुल्तान बना तो वह सरदारों की कृपा से बना, और यदि वह अपदस्थ हुआ या मारा गया तो इन सरदारों के कोप के कारण या इनकी आपस की कलह के कारण मारा गया। मित्रों, बलबन की मौत के बाद सरदारों के दो गुट साफ दिखाई देने लगे थे। अब तक ये गुट सुल्तानों के अधीन एक तरह से मिलकर काम कर रहे थे। बलबन की मौत के बाद यह लगने लगा था कि अब ये मिलकर काम नहीं करेंगे। पिछले अंक में मैं चर्चा कर चुका हूं कि सरदारों का एक गुट था, वह तुर्की सरदारों का गुट था, और वह गुट दूसरे गुट को, जिसमें तुर्की सरदार नहीं थे, गैर तुर्की सरदारों का गुट मानता था। बलबन की मौत के बाद यह संघर्ष, इन गुटों के बीच का संघर्ष पूरी तरह सामने आ गया था, और जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में तुर्क सरदारों के विरुद्ध गैर तुर्की सरदारों का गुट बहुत सक्रिय हो गया था, और नतीजा यह हुआ कि गुलामों के वंश के शासन का अंत हुआ और एक नया राजवंश शासन करने आया जो खिलजी राजवंश कहलाता है। अनेक इतिहासकारों ने और नामचीन इतिहासकारों ने खिलजियों के आने को क्रांति कहा है, खिलजी क्रांति। अब क्रांति की उनकी अपनी परिभाषाएं होंगी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक सामान्य अध्येता के लिए क्रांति का मतलब होता है कम समय में आया हुआ परिवर्तन, और ये कह सकते हैं कि कम समय में तेजी से आया हुआ परिवर्तन। भले ही वह राजनीति के क्षेत्र में हो, भले ही वह धर्म के क्षेत्र में हो,
या समाज को प्रभावित करने वाले किसी और क्षेत्र में हो। हमने पिछले कुछ दशकों में कंप्यूटर क्रांति का नाम लिया है, हमने कभी प्लास्टिक क्रांति की बात भी की है, और संचार क्रांति की बात तो हम बहुत करते हैं। ये जो नाम हम लेते हैं, इनमें कोई युद्ध थोड़े ही लड़े गए थे, लेकिन दुनिया में बड़ी तेजी से परिवर्तन आए, इसलिए इन्हें क्रांति कहा गया। परिवर्तन आए और परिवर्तन दिखाई दे। अब यहां गुलामों के वंश का अंत हो गया और खिलजी गद्दी पर बैठ गए, लेकिन खिलजी और खिलजियों के बाद जिन लोगों ने शासन किया, जिन वंशों ने, इनकी उपलब्धियां बताइए। देखें, इन्होंने गुलाम वंश के सुल्तानों से अलग क्या किया। ठीक है, तुर्क सरदारों का प्रभुत्व लगभग समाप्त हो गया और खिलजियों के नेतृत्व में नए लोग आ गए, लेकिन कहीं शासन पद्धति बदली, कहीं सरदारों के बीच का संघर्ष खत्म हुआ। यदि तुर्की और गैर तुर्की के नाम से होने वाला संघर्ष थोड़ा कमजोर पड़ गया खिलजियों के बनने के बाद में, खिलजियों के सुल्तान बनना शुरू होने के बाद में, लेकिन गुटबाजी तो फिर भी खत्म नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि जनता की स्थिति में कोई परिवर्तन आया क्या? जनता पर कोई फर्क पड़ा? आम व्यक्ति की हालत सुधरी, या वह उसी तरह देखता रहा कि सैनिक इकट्ठे होके आ रहे हैं, वे हमला कर रहे हैं, वे लूट मार कर रहे हैं, उनको खेतों की चिंता नहीं है, फसलें बर्बाद कर रहे हैं। सब कुछ वैसे ही चलता रहा जैसा पहले चल रहा था। तो क्रांति किस बात की? कौन सा सकारात्मक परिवर्तन आया खिलजियों के आने के बाद? लोग तो यहां तक लिखते हैं कि यह जन क्रांति थी। कहां कोई ऐसा प्रमाण देखा किसी ने जिसमें लोग शामिल हुए हों? उस प्रमाण के तहत हमने जाना हो कि पब्लिक शामिल हो गई थी, साहब, मास मूवमेंट था और उतार दिए गए बलबन के वंश के लोग। बलबन के बाद में कोई ऐसा व्यक्ति गद्दी पर बैठा ही नहीं जिसको उतारना मुश्किल हो। यदि बलबन के रहते इस तरह की घटना घटी होती तो भी हम सोचते, बात करते उस पर, लेकिन कहां कैकुबाद और क्यूमर्स के समय सरदारों की गुटबाजी के कारण और सुल्तान जो बालक था उसको पकड़ लिया गया और षड्यंत्र करके गद्दी पर खिलजी आकर बैठ गए। तो क्रांति जैसी कोई चीज मुझे तो दिखाई देती नहीं है। अब उन्होंने किस आधार पर कहा, यह कहा नहीं जा सकता। एक बात जरूर है कि ये जो खिलजी थे, इनके साथ भारतीय मुसलमान थे। भारतीय मुसलमानों का जो वर्ग है सरदारों का, अमीरों का, वह वर्ग तुर्क सरदारों के साथ नहीं था। तो इस आधार पर वे कहते हैं कि ये जो नया सुल्तान चुना गया शब्द भी काम में लिया जाता है कि सबने मिलके चुना कि आप बैठिए। जिसकी तलवार में ताकत होती है ना, वह बैठता है। तो असल में ये जो खिलजी हैं,
इन खिलजियों को भी आप बहुत स्थानों पर तुर्क लिखा हुआ देखेंगे। असल बात यह है कि खिलजी तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे, ऐसा कहते हैं, लेकिन मूल रूप से वे ईसा की 4वीं शताब्दी में अफगानिस्तान में आए थे, जहां उन्होंने धीरे धीरे अफगानों के तौर तरीके अपना लिए और फिर लोग इनको अफगान कहने लगे। अब यदि ये तुर्की मूल के हैं भी खिलजी, तो यहां बलबन के बाद में जो ये गद्दी पर बैठे खिलजी, तो ये लोग तो तुर्कों के विरोध में आकर ही बैठे थे, उनसे लड़कर ही बैठे थे। भले ही कोई इनको तुर्क कहता हो, लेकिन इनके जो रंग ढंग थे वे सारे अफगानों जैसे थे, ये ध्यान रखना है हमको। और ये लोग फिर जब भारत आए तो फिर यहां दखल देने लगे विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों में। ये पहले तो महमूद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गोरी की सेना में भर्ती होकर भारत आए थे और भारत पर तो उत्तरी पश्चिमी सीमा से दबाव पड़ता ही रहा है, तो किसी न किसी के साथ ये लोग आ जाते थे। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों हार कर भाग रहा था, घायल हो गया था बुरी तरह से, मर ही जाता। मर जाता तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार नहीं होती। लेकिन इतिहास में हम लोग यह बात नहीं कर सकते कि जी यह होता तो यह होता है, यह नहीं चलता है, यहां यह हुआ यही चलता है। तो ये बीमार हो गया था, घायल हो गया था, बीमार क्या, तो एक खिलजी सैनिक ने उसकी रक्षा की उस समय, मोहम्मद गोरी की, और उसका नाम था बख्तियार खिलजी। वह उसको सुरक्षित स्थान पे ले गया, उसकी सेवा की। अब इसके फलस्वरूप बख्तियार खिलजी भी गोरी का एक सेनापति बन गया और उसको मोहम्मद गोरी ने छूट दे दी कि तुम ठीक है दिल्ली या मुल्तान या सिंध के बारे में मत सोचो, तुम आगे जाओ और यदि तुम बिहार और बंगाल को जीत सकते हो तो जीत लो और वहां शासन करो मेरी तरफ से। तो उसे बंगाल और बिहार का काम सौंपा गया। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि उसे गवर्नर बनाया गया। फिर क्या हुआ कि ये जो बख्तियार खिलजी है अपनी स्वतंत्र सत्ता चाहता था। मोहम्मद गोरी के मरने के बाद 1206 ईस्वी में, और उसने कोशिश भी की, उसका संघर्ष भी रहा कुतुबुद्दीन ऐबक से, लेकिन मोहम्मद गोरी के मरने के पहले और 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक बख्तियार खिलजी को मोहम्मद गोरी ने इतनी छूट नहीं दी कि वह कुतुबुद्दीन को अपना मुखिया न माने, अपना अधिकारी न माने। ये ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा मंगोलों ने हेलमंद घाटी और काबुल में हमले किए, तो ये खिलजी वहां से और भारत चले आए।
ये भी एक ध्यान देने की बात है। और कुछ किसानों में शामिल हो गए, कुछ सैनिकों में शामिल हो गए। तो एक तरह से भारत में मुस्लिम, अब इनको क्या कहा जाए, भारत में विदेशी लोगों का, विदेशी मुसलमानों का आना अचानक बढ़ गया, ये समझ सकते हैं आप। और इन्होंने अपनी जो बस्तियां हैं, रहना सहना है, वह सब जो पारंपरिक मुस्लिम बस्तियां थी पहले इस देश में, वहां किया। तो ये रहे दिल्ली के सुल्तानों के अधीन ही। उन्होंने जो पद दिए वे ले लिए और खूब काम किया। और इन्हीं खिलजियों में से एक जलालुद्दीन खिलजी था, जो कैकुबाद के अधीन समाना का गवर्नर था। उसने बलबन के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध एक तरह से सैनिक अभियान चलाया था। तो उसे मुसलमानों के एक वर्ग का समर्थन मिल गया। मैं माफी चाहते हुए और चाय पी रहा हूं। तो दिल्ली के कुछ अमीरों का समर्थन भी मिल गया। तो ये गद्दी पर बाद में बैठ गया। गद्दी पर बैठने का मतलब है कि सत्ता इसने अपने हाथ में ले ली। और जेल मेहता साहब लिखते हैं अपनी किताब में, जो किताब मेरे सामने है इस समय, अनेक पुस्तकों में लिखा हुआ है। ये लिखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी का गद्दी पर बैठना केवल राजवंश में परिवर्तन ही नहीं था, बल्कि मुस्लिम राजनीति में सार्थक क्रांति था। इसके शासक वर्गों में जातिगत भेदभाव के युग का तथा सुविधा भोगी तुर्क अमीरों का अंत हुआ, जो मुस्लिम राजनीति में लगभग एक सदी से छाए थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह कहना गलत होगा कि खिलजी वंश की स्थापना से पूर्व दिल्ली में तुर्क शासन की अपेक्षा मुस्लिम शासन का युग आरंभ हुआ। यानी इनका यह कहना है कि साहब ये क्रांति थी और असली मुस्लिम शासन तो अभी शुरू हुआ, क्योंकि अब भारतीय मुसलमानों की ज्यादा चलने लगी थी। और ये जो जलालुद्दीन खिलजी था, ये भी कोई बहुत उच्च कुल का तो था ही नहीं। इस समय उसकी आयु करीब 67-68 साल थी। अब आप देख लीजिए, बूढ़ा आदमी था, मंगोलों के खिलाफ बहुत लड़ा हुआ था। और इसने जो कैकुबाद के समय में 1287 से 1290 तक रहा, उसके थोड़े से काल में ही अपनी स्थिति बड़ी मजबूत कर ली थी इसने। और कैकुबाद ने इसको सरे जानदार बनाया था, राजसी अंग रक्षकों का प्रधान। और वो जो निजामुद्दीन, जिसका जिक्र मैं पिछले अंक में कर चुका हूं, उसकी मौत के बाद तो इसको बरंग का गवर्नर बनाया गया। अर्ज मुमालिक का पद भी दिया गया, सेना का प्रधान। शाइस्ता खान की इसको उपाधि दी गई। दी क्या गई, ले ली इसने। और धीरे धीरे यह अपना प्रभाव सभा में बढ़ाता चला गया और अपने साथ खिलजी सरदारों को और दूसरे जो गैर तुर्की माने जाते हैं उनको आगे लेकर आता चला गया। इन लोगों ने बाद में साथ भी दिया उसका। और कोशिश भी हुई इसको मारने की, लेकिन इसको षड्यंत्र की भनक लग गई जलालुद्दीन को, तो वह बच गया। और कैकुबाद को मैंने बताया था कि उसको तो लाते मार के नदी में पटक दिया गया था, यमुना में। और क्यूमर्स को इस जलालुद्दीन ने थोड़े दिन बाद में मार दिया और गद्दी पर बैठ गया। हुआ ये कि जब क्यूमर्स को गद्दी पर बिठाया गया तो इसने कहा कि भाई
देखो मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें सल्तनत में, मैं तो काम करने वाला आदमी हूं। मलिक छज्जू को बुला लीजिए जो बलबन का भतीजा है और उसको इस बालक का संरक्षक बना दीजिए, मेरा कोई इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन वह आया नहीं मलिक छज्जू। वह समझता था कि इस षड्यंत्रों की राजधानी में न जाना ही ठीक है। फिर दिल्ली के कोतवाल से कहा गया, फखरुद्दीन से, कि साहब आप बहुत नजदीक थे बलबन के, आप गद्दी पर बैठ जाइए। तो उसने भी मना कर दिया। तब इसने फिर स्वयं को उसका संरक्षक घोषित किया और थोड़े दिन बाद में, उस दिन तो वह उसको कैमूर को लाता रहा दरबार में, सभा में, तो बाद में वो बंद हो गया। ये दिल्ली के पास किलूगढ़ी में गद्दी पर बैठा था और इसने विरोधियों के साथ उदारता का व्यवहार किया। अब पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब यह जानता था कि यदि मैं मेरे शत्रुओं की संख्या बढ़ाता चलूंगा तो मुझे सुल्तान बने रहने में दिक्कत आ सकती है। तो इसने क्या किया कि बाद में दिल्ली में भी प्रवेश किया, बहुत समय बाद में किया, कई महीनों तक दिल्ली नहीं गया वह। उसने सोचा कि दिल्ली की जनता क्या कहेगी कि इस आदमी ने बलबन के वंश को समाप्त किया था। तो लेकिन गया ये, और यह कहकर बाद में जब थोड़ी स्थिति नियंत्रण में हो गई तो कुछ इसके समर्थकों ने इसको आमंत्रित भी किया और वह गया। अब उधर जो मलिक छज्जू था, बलबन का भतीजा, उसने जलालुद्दीन के गद्दी पर बैठने के 3 महीने बाद ही बगावत कर दी और उसके साथ कुछ हिंदू सरदार भी थे, लेकिन वह परास्त हो गया। उसने तो सुल्तान मुगीसुद्दीन के नाम से पदभार ग्रहण किया था सुल्तान का मलिक छज्जू ने, और सिक्के भी ढलवाए, खुतबे में भी अपना नाम बुलवाया उसने, लेकिन मैं हार गया बाद में। और जलालुद्दीन के साथ एक बात और भी जुड़ी हुई है कि साहब ये अनावश्यक उदारता दिखा देता था। जहां इसको कभी ठगों को पकड़कर ले आए तो उनको छोड़ दिया, कभी विद्रोहियों को छोड़ दिया, यह उदारता ही दिखाता था, ऐसा कहते हैं। और अनेक बातें हुई, ठगों को छोड़ दिया कि इनको ले जाके नाव में ले जाके दूर छोड़ दिया, और उनको कहा भी आगे से ये ठगी मत करना। इस तरह से कहने से ठग रुकते हैं क्या? लेकिन प्रारंभ में इस जलालुद्दीन का जो लक्ष्य था कि मैं किसी भी तरह से गद्दी पर बैठा रहूं, अपने अधिकारों का प्रयोग करता रहूं बस, तो इसके लिए उसने अनावश्यक ऊर्जा कुछ स्थानों पर न खर्च करना ही उचित समझा, आप ऐसे समझ लीजिए। तो फिर जलालुद्दीन ने जेल के कैदियों को भी छोड़ दिया। बहुत सारे अमीर जिनको उसने बंदी बनाया था उनको भी उसने छोड़ दिया, और मलिक छज्जू को मारा नहीं। उसको तो मुल्तान का एक गवर्नर था अरकली खान, उसके बाद छोड़ दिया, बोले ये दुख नहीं पाना चाहिए, छोड़ो इसको, ये बलबन का भतीजा है। तो अब बलबन, वो मलिक छज्जू के पास कोई पद रहा या नहीं रहा, लेकिन वो आराम से उसने अपना समय बिताया। जबकि ऐसी परंपरा तो यही है सल्तनत में कि विरोधी को खत्म कर दो। एक सुल्तान की बहन का लड़का था मलिक अहमद, जो अमीरे बारबक था। अमीरे बारबक वो होता है जो दरबार की जो शान है, उसकी जो रस्में हैं, वहां के जो रिवाज हैं, उनका ध्यान रखे कि भाई वे विधिवत माने जा रहे हैं या नहीं माने जा रहे हैं।
इसके अलावा उसने बहुत सारे लोगों के साथ उसने उदारता ही बरती। अब ये कहते हैं कि साहब उदार था, दयालु था। अरे भाई, दयालु होता तो सुल्तान को मारता क्या, जेल में बंद करके। और फिर इसके पीछे का इतिहास देखो, इसने इतने सारे युद्ध लड़े, मंगोलों से लड़ा, कभी किसी और से लड़ा हुआ, तो कहां कहां उदारता दिखाई जा सकती है। सल्तनत की राजनीति में, सरदारों की राजनीति में उदारता जैसी चीज नहीं थी।